चलिए बड़ी खबर इसका रुख कर लेते हैं। विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय हो गया है। इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय हो गया। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है विपक्ष के द्वारा। तो विपक्ष ने नाम तय कर लिया अपने उम्मीदवार का। इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी जो है वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जहां दूसरी ओर सत्ता पक्ष एनडीए जो है वो ये कोशिश कर रहा था कि विपक्ष का भी सहयोग मिले और निर्विरोध जो है चुने जाए उपराष्ट्रपति, लेकिन इस बीच विपक्ष ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। अपना कैंडिडेट जो है वो उतार दिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है बी सुदर्शन रेड्डी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है बी सुदर्शन रेड्डी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार अब तय हो गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान जो है वो कर दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये कोशिश कर रहे थे खुद भी, और उन्होंने भी विपक्षी दल से जो है सहयोग की अपील की थी, लेकिन विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो है वो उतार दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी और जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय हो चुका है और इंडिया ब्लॉक का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। तो वहीं एनडीए ये कोशिश कर रहा था कि वो विपक्ष से सहयोग की अपील करेगा, लेकिन विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं आज बाल योगी ऑडिटोरियम में हुई एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में पीएम ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन का केंद्रीय मंत्रियों समेत शीर्ष नेताओं से परिचय भी करवाया। आप एक खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने आखिरकार देश के उपराष्ट्रपति के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी ने एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की हुई बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगा दी गई है। विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम
एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद का ख्याल रखा है। सीपी राधाकृष्णन संघ की पृष्ठभूमि से निकले हुए नेता हैं। जनसंघ के दौर से वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने आरएसएस की विचारधारा के साथ मजबूती से जुड़े रहने वाले राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाकर सियासी संदेश दिया है। बीजेपी ने सियासी संदेश देने की कोशिश की है। देश में ओबीसी समुदाय की आबादी 50% से भी ज्यादा है और बिहार की राजनीति पूरी तरह से ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ऐसे में बीजेपी ओबीसी वोटों को लेकर किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसीलिए ही ओबीसी से आने वाले राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने का दांव चला गया है। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के जरिए क्षेत्रीय संतुलन ही नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण साधने की भी कयावत की है। राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिस तरह से जगदीप धनखड़ ओबीसी समाज से थे। इस तरह बीजेपी ने उनकी जगह ओबीसी समाज से ही उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया है ताकि विपक्ष को घेरने का मौका न मिल सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दों को लेकर आक्रामक रहते हैं, जिसके लिए वे जाति जनगणना से लेकर सरकार में दलित ओबीसी की भागीदारी का भी सवाल उठाते रहते हैं। बीजेपी ने एआईएडीएमके और छोटे दलों के साथ गठबंधन के जरिए पैठ बनाने की कोशिश की है, मगर उसे निर्णायक सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में तमिलनाडु में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन का नाम दक्षिण में पैठ बढ़ाने की कोशिश भी माना जा रहा है। पार्टी ने एक तमिल नेता को राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ऊंचाई देकर कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दिया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की भूमिका और मजबूती से होगी। साथ ही जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि बीजेपी केवल हिंदू पार्टी नहीं है बल्कि पूरे भारत की प्रतिनिधि पार्टी है। अब नंबर गेम की बात करें तो राधाकृष्णन की जीत महज औपचारिकता लग रही है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अभी लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों की संख्या 240 है। इस तरह दोनों सदनों को मिलाकर कुल सांसदों की संख्या 282 होगी। इसमें बहुमत का आंकड़ा 392 है। लोकसभा में सरकार के साथ 293 तो विपक्ष के पास 239 सांसद हैं। तो वहीं राज्यसभा में सरकार के साथ 130 तो विपक्ष के साथ 110 सांसद हैं। यानी एनडीए के पास अभी 423 सांसदों का समर्थन है, जो जीत के लिए जरूरी आंकड़ों से कई ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पूरे विषय पर इंडिया न्यूज ने 2 सर्वे भी किए हैं और सर्वे में क्या सवाल हमने पूछे वो आपको हम बता दें, दिखा दें, उसके नतीजे क्या निकलकर सामने आए। एनडीए ने पहला सवाल हमने ये पूछा कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? और इसके लिए ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे कि दक्षिण से सियासी संदेश, तो इसको लेकर 29% लोगों ने हामी भरी है। विचारधारा को तहरीज, 24% लोग इस पर अपनी विचार रखते नजर आए हैं। उपरोक्त दोनों पर 37% लोगों ने अपनी राय दी है, यानी कि दक्षिण में सियासी संदेश भी और विचारधारा को तहजीब भी। तो इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हमने सर्वे में दूसरा सवाल पूछा कि क्या एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए सियासी कद और संगठन के प्रति समर्पण को महत्व दिया है, तो उसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए, जिसमें 85% लोग कहते नजर आए कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं कहते 15% लोग नजर आए। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है निकलकर सामने आए हैं। हमने सर्वे में तीसरा सवाल भी पूछा और सवाल था कि क्या राधाकृष्णन के जरिए एनडीए ने ओबीसी समीकरण को साधने की कोशिश की है, तो 55% लोग इसे हाँ मानते नजर आए और 40% लोग ना कहते नजर आए। तो वहीं 5% लोग जो थोड़े कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ अनंत अमित सिंह जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ अश्वनी मिश्रा जी जुड़े हैं, जो कि नेता हैं कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अनंत अमित सिंह जी आपसे ही करना चाहूंगा। अमित जी, अगर इस पूरे समीकरण को देखा जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीपी राधाकृष्णन के जरिए दक्षिण को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। देखिए, जिस तरीके से माननीय सीपी राधाकृष्णन साहब का एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे उपराष्ट्रपति पद के लिए नियुक्ति की गई है, चयन प्रक्रिया के तहत निश्चित तौर पे एक मैसेज देने का काम किया गया है कि पूरे समाज को किस तरीके से साथ लेकर चलना है। और मैं आपको बता दूं कि सीपी राधाकृष्णन साहब को हमने स्कूली कॉलेज के समय से मैं उनको देख रहा हूं, वो B302 में MS फ्लैट में RML के सामने रहा करते थे।
और उस समय से हमारा उनसे परिचय रहा है, व्यक्तिगत परिचय उनसे हमारा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने समाज को सेवा की भावना के तहत और एक संघ के परिप्रेक्ष्य में संघ की भाषाओं के, संघ के पाठशाला में पढ़ के एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि 1998 में भी सांसद बनते हैं, 99 में भी सांसद बनते हैं। और आपको मैं एक घटना बताना चाहता हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में कोयम्बटूर में एक सभा करने जाते हैं। उस समय आतंकी हमला होता है वहां पर, और जिस आतंकी हमला के बाद श्री सीपी राधाकृष्णन साहब वहां पे कोयम्बटूर जैसी जगह पे उस हमले के बाद जो समाज के बीच में एक समीकरण बनाने का काम करते हैं, वो आज भी पूरे तमिलनाडु के लोग उनको याद करते हैं। और मैं एक घटना बताना चाहता हूं। बिहार में एक गंगिया एक जगह है जो कि मुजफ्फरपुर के पास, कटहरा के पास है। वहां पे एक चामुंडा जी की माता का मंदिर है। वहां भी सीपी राधाकृष्णन साहब जाते हैं और तमाम देश के प्रदेशों में जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश के लोगों के साथ एक समन्वय और सेवा की भावना के साथ, उन्होंने झारखंड में रहते हुए भी सरकार और राज्य भवन के बीच में जो उन्होंने एक दायरा बनाया, एक काम कर रहे थे, जैसे महाराष्ट्र में कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे उन्होंने एक समाज में एक मैसेज देने का काम किया है। और जिस लवकुश समाज से वो आते हैं, और जहां के लोगों के आज जो कांग्रेस जिस तरीके से सड़क से लेके सदन तक में ओबीसी की बात करती रहती है, लेकिन सिर्फ बात करती है, और ओबीसी को अगर सही तरीके से इस देश में अगर कोई मान और सम्मान देने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरीके से इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ठीक है अश्विनी जी, दूसरी ओर जिस तरीके से बीजेपी ने जब दक्षिण भारत के चेहरे को उतारा है, तो क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को भी जो है थोड़ा सा झटका लगेगा और जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो भी खिसकेगा? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की धुरी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे टिकी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं सारे संवैधानिक पदों पर आरएसएस आइडियोलॉजी वाले लोगों को बिठाना चाहती है, जो कि देश की डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। क्योंकि आरएसएस वही है जिसने कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं किया, जिसने लोकतंत्र की प्रतिमा जलाई, जिसने अंबेडकर जी की प्रतिमा जलाई, जिसने बोला कि मनुस्मृति बेहतर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र को खतरे में डालने का या खत्म करने की तरफ एक नया कदम है। रही बात वो तमिलनाडु से आते हैं, उससे तमिलनाडु की राजनीति पे कोई असर पड़ेगा मैं नहीं मानता, क्योंकि जब वो चुनाव 2 बार जीते भी हैं सांसदी का, तो भारतीय जनता पार्टी जयललिता जी के साथ गठबंधन में थी। और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जो निर्मला सीतारमण जी हैं या एस जयशंकर जी हैं, वो सब तमिलनाडु से आते हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु का कोई ग्राउंड नहीं है, तो कोई पॉलिटिकल माइलेज तो होने वाला है नहीं। रही बात राजनीतिक लाभ की, ओबीसी समाज के लाभ की, तो हमने देखा धनखड़ जी जो ओबीसी समाज से आते थे, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, आरएसएस की राजनीति का एक मूलभूत सिद्धांत है कि अगर आपको मोदी जी के सामने गर्दन हिलाना ऐसे आता है, तब तो आप पदों पर रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें जो गठबंधन के लोग हैं वो सब लोग भी आरएसएस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है और खुश नहीं है, और एक क्लोज बैलेट वोटिंग है। हमको पूरी उम्मीद है बहुत सारे सांसद हमारे पक्ष में, बहुत सारे राज्यसभा सांसद हमारे पक्ष में वोटिंग करेंगे, और हमारा कैंडिडेट जो जुडिशरी से आता है, तीसरे स्तंभ से आता है, वो विजयी होकर के आएगा। जी अनंत जी, जिस तरीके से दावे आप लोगों के द्वारा किया जा रहे हैं, लेकिन अश्विनी जी को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे सांसद हैं जो आप लोगों को खेमे हैं, यानी कि एनडीए के सांसद हैं, वो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट को जाकर वोट करेंगे। अभिषेक जी, अश्वनी जी ने कई सवाल पूछे हैं, तो मैं इनका 2 सवाल का मैं इनका जवाब दे देता हूं। जिन्होंने कहा, माननीय इस देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को चुनाव हरवाने का काम और चुनाव में वोटों की चोरी का काम इस देश में प्रारंभ हुआ तो अंबेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है। 78,000 वोट काट दिए जाते हैं और सिर्फ 12,000 वोट से माननीय भीमराव अंबेडकर साहब को चुनाव कांग्रेस हरवा देती है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने धनखड़ साहब की ओबीसी की बात की। धनखड़ साहब ने स्वेच्छा से एक पत्र लिखा और अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया, तो कांग्रेस को किसी के स्वास्थ्य को लेकर भी इस तरह की बातें करना ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र कैसा है। और जहां तक साउथ की बात करें, सीपी राधाकृष्णन साहब की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश और समाज ने ये देखा है कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है। और आज हमने बार बार कहा, आप भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने भी कहा था कि कांग्रेस की हमेशा से ये चाल रही है कि पहले ऑपोजिशन को देखते हैं, उसके बाद अपना कैंडिडेट तय करते हैं। जब हमने एक साउथ से एक ओबीसी चेहरा को, एक लव कुश के चेहरा को उतारने का काम किया, तो ये आज इन्होंने जिस तरीके से सुदर्शन साहब को उतारा है, और उससे पहले
लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी बात होती है और आज देखने को मिला कि हमने जब अपने कैंडिडेट का घोषणा किया एनडीए ने, तो तमाम दल के लोगों के पास गए, कांग्रेस के पास भी गए, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी गए, उन्होंने उनसे अपना समर्थन की बात करी। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लड़ना भी चाहिए, लेकिन हमने लोकतंत्र के मार्फत ही कांग्रेस से भी तमाम इंडी गठबंधन और विपक्ष के दल के नेताओं से बात किया और हमने समर्थन मांगने का भी काम किया। लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया तो ठीक है। आज जिस तरीके से ये कह रही कि कई सांसद इनको वोट देंगे, तो चुनाव 9 तारीख को होना है, पता चल जाएगा, उसकी चिंता मत करिए, और कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन झूठ की राजनीति अब इस देश में नहीं चलने वाली है। और माननीय भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, और हमारा संकल्प है कि इस देश में संविधान निर्माता का अपमान नहीं होने देंगे, इस देश के संविधान का अपमान नहीं होने देंगे, वो कदापि भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं होने देगी। ठीक है आनंद जी, आपकी बात आई। मैं अश्विनी जी का एक रिएक्शन और लूंगा। अश्विनी जी, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं उसमें ये कहते हैं कि करीब राज्यसभा में एनडीए के पास कुल 134 सांसद हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 121 का है। तो ऐसे में सीधे तौर पर स्पष्ट बहुमत जो है वो बीजेपी के पास, एनडीए के पक्ष में। जी अभिषेक जी, पहले तो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आनंद जी को, शायद उन्होंने इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। अगर हमने ही अंबेडकर को चुनाव हराया था तो अंबेडकर को राज्यसभा किसने भेजा? कांग्रेस ने राज्यसभा भेजने का काम किया। उनका एक विधायक आया था, फिर भी हमने अपने विधायक उनको देकर के राज्यसभा भेजने का काम किया। और आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है कि आरएसएस ने बोला था कि मनुस्मृति बेहतर है, कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है, इससे अच्छी मनुस्मृति, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतिमा जलाई या नहीं जलाई? तो आप अंबेडकर बात पे ज्ञान ना दें, वही बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव नहीं करती है, पूरा देश व्यापी है। हालांकि मैं एक बात से सहमत हूं, जो आपने कहा कि अब देश जाग रहा है, और देश में जागते हुए देश के नागरिक, देश के सांसद, जो नंबर्स की बार बार बात कर रहे हैं आप, वो नंबर्स आपके दिखने में तो हैं, वो एक्चुअली में क्लोज बैलेट पेपर में होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और हम बहुत पॉजिटिव हैं इस बात को लेकर के, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस बात को लेकर के कि जो देश के चुने हुए सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की कठपुतली नहीं है, और उनका आत्मसम्मान जागेगा, उनके अंदर का कॉन्शियस जागेगा, और वो एक ज्यूडिशियल से सिलेक्टेड बंदे को चुनाव करेंगे, ना कि उस बंदे को जो आरएसएस के सामने सिर्फ सर हिलाना जानता हो। जी ठीक है आनंद जी। जी जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया तमाम बातों का, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि ये उपराष्ट्रपति चुनाव क्या मोड़ आगे चलकर लेता है। जिस तरीके से अश्विनी जी ने एक बड़ी बात कही है कि एनडीए के भी कई सांसद जो हैं वो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को वोट करेंगे। फिलहाल आप दोनों